हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म 4। और इस टॉपिक में एलिमिनेशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। कोई भी एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर दे रखा है तो इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में ही हमने पढ़ लिया था। एडिशन रिएक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक कार्बन आइटम से इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया, दूसरे कार्बन आइटम से न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच करते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहां पर ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है? एल्कीन और अल्काइन में। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? रिएजेंट से एक अटैकिंग स्पीशीज मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में से कोई भी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होता है और फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से एक पर्टिकुलर ग्रुप लीव करता है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के लिए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ना तो इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल कोई अटैच नहीं होता है, केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से कुछ पर्टिकुलर ग्रुप लीव करते हैं। तो बेसिकली यहां से अगर ग्रुप लीव करेंगे तो उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। इस जनरल रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरीके से होता है, क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं और कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे स्टडी करनी है। जैसे मान लो कि सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है। सिमिलरली आपको एलिमिनेशन में भी देखना होगा कि कौन से ऐसे जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद पर्टिकुलरली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो एक जनरल रिएक्शन अब यहां पे देखें, जनरल रिएक्शन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन आप देखो, यहां से एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे वाई ग्रुप लगा हुआ है। फाइनली क्या होगा? किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट कौन होता है? बेस होता है। इस बेस की प्रेजेंस में ये जो दोनों ग्रुप है ये दोनों ग्रुप लीव करेंगे या इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन। इन दोनों ग्रुप को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि एक वैलेंसी यहां से फ्री हो गया, एक वैलेंसी यहां पे फ्री हो गया। तो बेसिकली कार्बन 1 और कार्बन 2 में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिल सकता है और बेसिकली कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीट हो सकता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेसिकली कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है, जहां पे कोई दो एडजेसेंट कार्बन आइटम पे एक्स और वाई ग्रुप लगा हुआ है। एक्स और वाई दोनों ग्रुप को एलिमिनेट करना है, किसकी प्रेजेंस में? रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? एल्कीन। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि एक्स और वाई क्या हो सकता है और एक्स और वाई के बेसिस पे कौन सी रिएक्शंस एलिमिनेशन में हमें पढ़नी है ये पता चल जाएगा। इसके बाद 1 बाय 1 हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक्स और वाई यहां पे क्या हो सकता है? फर्स्ट, एक्स यहां पे हो सकता है हाइड्रोजन, वाई यहां पे हो सकता है हैलोजन। हैलोजन में क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली यहां से फिर लीव कौन करेगा? H और F, दैट मीन्स HF लीव कर सकता है, HCl, HBr या HI। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन एटम और हैलोजन एटम को लीव करवा दिया तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें पढ़ना है। और यहां से आपको यह भी पता चल गया कि प्रोडक्ट तो एल्कीन मिलेगा और कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो सकता है। तो बेसिकली हैलोजन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। एक बात और देख लो, अल्काइल हैलाइड के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मोस्ट कॉमन रिएक्शन है।
तो बेसिकली आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 या SN2 करोगे या एलिमिनेशन रिएक्शन में आगे बढ़ोगे E1 या E2 अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। रिएक्शन कंडीशंस को देख के पता चल जाता है कि सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें बनाना है या एलिमिनेशन के प्रोडक्ट बनाना है। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकती है कि X और Y बेसिकली क्या हो, H और OH, H और OH को मिलाया तो क्या बन गया, वाटर। तो बेसिकली वाटर यहां से लीव कर रहा है, तो वाटर लीव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। कार्बन एटम पे OH प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट कॉमन होता है, और अल्कोहल में एलिमिनेशन रिएक्शन जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद एक कार्बन आइटम से H+ जाता है, दूसरे कार्बन आइटम से OH- जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन। थर्ड टाइप यहां पे क्या हो सकता है कि X और Y दोनों क्या हो, हैलोजन हो। जैसे मान लो कि यहाँ क्लोरीन अटैच है, यहाँ क्लोरीन अटैच है, तो बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल लीव करेगा, Cl2, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डीहैलोजिनेशन। कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड दोनों से हैलोजन एटम लीव करता है, और इस प्रकार से जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, डीहैलोजिनेशन। तो ये तीनों रिएक्शंस बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, E1 E2 या E1CB या EI, 4 मैकेनिज्म है। अभी केवल मैकेनिज्म के नाम लिख लेता हूं मैं, इसके बाद वन बाय वन हर किसी मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, और कौन सा मैकेनिज्म आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में अप्लाई करना है, डिहाइड्रेशन में अप्लाई करना है या डिहैलोजिनेशन में अप्लाई करना है, वो मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के बेसिकली 4 टाइप है, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शन और EI, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे सब्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा था SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर, उस तरीके से एलिमिनेशन में भी एक मैकेनिज्म है EI, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। इन चारों मैकेनिज्म को 1 बाय 1 स्टडी करना है। अच्छा, एक बात और देख लो, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इसमें एक कार्बन आइटम पे X लगा हुआ है, दूसरे कार्बन आइटम पे Y लगा हुआ है, और X और Y ग्रुप को एलिमिनेट किया है। तो इस टाइप का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। इसको 1 अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 2, 1-2 एलिमिनेशन। और पूरे चैप्टर में हमें 1-2 एलिमिनेशन ही पढ़ना है, यही हमारे कोर्स में भी है। 1-2 एलिमिनेशन को और क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के अलावा और भी एलिमिनेशन के टाइप होते हैं, जैसे कि अल्फा एलिमिनेशन हो गया, गामा एलिमिनेशन हो गया। नाम से समझ में आ जाएगा कि लिविंग ग्रुप बेसिकली कहां से लीव करेगा या यहां पे लिविंग ग्रुप कौन हो सकता है। बीटा एलिमिनेशन में क्या है, 1-2 कार्बन से ग्रुप्स को हटाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। और बेसिकली 1-2 एलिमिनेशन ही हमें पढ़ना है, और 1-2 एलिमिनेशन में बेसिकली 4 रिएक्शन मैकेनिज्म है, E1 E2 E1CB और EI। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है गामा एलिमिनेशन। तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या लिख सकते हो, एक लाइन यहां पे लिख लेना, जो ग्रुप लीव कर रहे हैं बेसिकली वो कहां पे प्रेजेंट है। तो क्या लिखा जा सकता है, बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, एटम्स भी हो सकता है, ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम 1-2 कार्बन एटम। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ये भी बता देते हैं, प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन मिलता है। सेकंड क्या हो गया, अल्फा एलिमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। ये लीस्ट कॉमन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन के केवल 1-2 एग्जांपल हम देख सकते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म 4 में ये एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अल्फा एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे, 1-1 एलिमिनेशन बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम कार्बन एटम। इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, और इस स्पेसिफिक एग्जांपल में बेसिकली रीअरेंजमेंट में कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। अल्फा एलिमिनेशन से कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। जैसे इसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, X और Y। तो यहां से X और Y अगर लीव किया, X इलेक्ट्रॉन लेके अगर जाएगा तो Y को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, तभी XY बन सकता है।
तो ये क्या बन रहा है, सबको पता है, GOC2 में हमने पढ़ा है, एक कार्बिन इंटरमीडिएट है। कार्बिन इंटरमीडिएट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, वो सब भी आपको पता है। लेकिन यहां से प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि इंटरमीडिएट मिल रहा है कार्बिन, और इस कार्बिन इंटरमीडिएट में फर्दर रीअरेंजमेंट होता है। ये जो इंटरमीडिएट है, या इसको क्या बोल सकते हैं, अटैकिंग स्पीशीज। ये अटैकिंग स्पीशीज किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, फिर वहां पे रिएक्शन होता है, और जनरली कार्बिन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस होती है। रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शंस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक और टाइप एलिमिनेशन का क्या हो सकता है? गामा एलिमिनेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा 1 2 3, तो इसको और क्या बोलेंगे? 1-3 एलिमिनेशन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किस तरीके से बनाया जा सकता है? यहां पर X प्रेजेंट है, यहां पे Y प्रेजेंट है, X और Y को यहां से अगर हटा दिया जाए तो ये रिंग बेसिकली क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो क्या मिलेंगे? साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेंगे, और साइक्लिक प्रोडक्ट में यहां पर बेसिकली क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिख सकते हैं? Groups are eliminated. Groups are eliminated from 1,3 कार्बन आइटम। इस तरीके से 1,4 एलिमिनेशन भी हो सकता है, 1,5 एलिमिनेशन भी हो सकता है, 1,6 एलिमिनेशन भी हो सकता है। लेकिन आपको समझ में आ गया कि 1,3 हो, 1,4 हो, 1,5 हो या 1,6 हो, बेसिकली ये रिंग क्लोज हो जाएगा। रिंग क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? साइक्लिक प्रोडक्ट। यहां पे क्या मिल रहा है? साइक्लोप्रोपेन। 1,4 में क्या मिल सकता है? साइक्लोब्यूटेन। 1,5 में क्या मिल सकता है? साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से ये तीनों एलिमिनेशन हमने देख लिए, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना है? या रिएक्शन मैकेनिज्म में केवल एक ही एलिमिनेशन हमें पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन में जो ग्रुप लीव करते हैं वो 1-2 कार्बन आइटम पे प्रेजेंट होते हैं। बीटा एलिमिनेशन के टोटल 4 रिएक्शन मैकेनिज्म हमें देखना है। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है? इवन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना, एकदम आपको लगेगा कि SN1 के जैसा ही है। और मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड के लिए मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइप से फॉलो होता है, लेकिन एक जगह सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलेंगे, दूसरी जगह एलिमिनेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मेजर होंगे या एलिमिनेशन के प्रोडक्ट मेजर होंगे, ये हम रिएक्शन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने का जो चांस है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको हमेशा रिएक्शन कंडीशंस को देख के पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन के प्रोडक्ट मेजर होंगे या सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मेजर होंगे। अब इवन एलिमिनेशन का मैकेनिज्म आप देखना, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाया, उसके साथ क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और अटैकिंग रिएजेंट होता है। मैकेनिज्म को स्टडी करने के बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन करेंगे, और बाद में ये देखेंगे कि क्या ऐसी रिएक्शन कंडीशंस है जो इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो या सपोर्ट करते हैं। मैकेनिज्म आप देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ये हाइड्रोजन अटैच है, बाकी ये कुछ भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होगा तो कार्बोकेटाइन मिलेगा और हैलाइड आयन आपको यहां पे मिलेगा। कैटायन और एनायन मिल रहा है, तो कैटायन और एनायन कहां मिल सकता है? जहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है। दोनों को सॉल्वेट कर सकता है तो इस फर्स्ट स्टेप को ये सपोर्ट कर सकता है, कैटायन और एनायन बना सकता है। तो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और कोई भी हो सकता है, लेकिन पहली स्टेप में आयोनाइजेशन होता है। कौन सा मैकेनिज्म देख रहे हैं? इवन मैकेनिज्म। अब बाकी देखिए आप, ये हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, और हैलाइड आयन ये यहां से ग्रुप लीव कर गया। तो पहली स्टेप में यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? RDS स्टेप। इंटरमीडिएट यहां पे क्या मिल रहा है? कार्बोकेटाइन। और एग्जैक्ट सेम स्टेप होता है, सेम फर्स्ट स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर में। इसी तरीके से पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है। अब सेकंड स्टेप यहां पे देखना, सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैच कर देते हैं, तो फाइनली सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं करना, एलिमिनेशन करना है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रिएक्शन मिक्सचर में जो बेस प्रेजेंट है, बेस मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज,
और यहाँ बेस कितना भी घटिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेकंड स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है, वो तो होके रहेगा। और अगर मान लो कि कोई अलग से बेस प्रेजेंट नहीं है तो खुद सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही एज अ बेस एक्ट कर सकता है। सेकंड स्टेप में बेस क्या करता है, ये हो गया अल्फा कार्बन, या इसको क्या बोल देते हैं कार्बन 1, और इसको क्या बोल देते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से या सेकंड कार्बन से ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है H+ को रिमूव करता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बोकेटाइन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, बेस H+, और ये प्रोडक्ट हमें मिल गया एल्कीन। तो क्या समझ में आ गया कि ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, और सेकंड स्टेप में जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस। कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यही एज अ बेस एक्ट कर सकता है। और सेकंड स्टेप में ये बीटा कार्बन से H+ को रिमूव करता है। H+ को रिमूव करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन। और इन दोनों स्टेप में इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिकली क्या करना है, किस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देख लो। एग्जैक्टली मुझे SN1 का ही मैकेनिज्म लग रहा है। पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है तो हैलाइड आयन भी बनेगा। कैटाइन और एनायन में ब्रेक करना है तो कौन सपोर्ट करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और E1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। बस सेकंड स्टेप में SN1 में सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख लो, और इसी रिएक्शन कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन का सपोर्ट होगा या SN1 सब्स्टिट्यूशन का सपोर्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन में एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और इन बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे आप बता सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, तो यहां बेसिकली एनर्जी देना ही पड़ेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो क्या समझ में आ गया कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर सपोर्ट करना है तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। और इसी पर्टिकुलर कंडीशन से आपको समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट बनाने या एलिमिनेशन के टेम्परेचर अगर रिएक्शन में मेंशन कर रखा है तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने E1 मैकेनिज्म फॉलो करना है। अभी E2 या SN2 की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, और टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने हैं और SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर सकते हैं हम, और उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टडी करेंगे जो E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है ये। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, RDS है, और इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन। क्या रिएक्शन कंडीशंस हो सकती है जो E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है, वो रिएक्शन कंडीशंस हम बाद में लिखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं बस। कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। RDS स्टेप आपको पता चल गया तो क्या लिखा जा सकता है, रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली रेट एक्सप्रेशन क्या होगा कि जो भी RDS स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को आपको लिखना है, रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कौन है, अल्काइल हैलाइड है। और बेसिकली यहाँ पे बेस तो है नहीं, केवल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड का आयोनाइजेशन होता है। तो यहीं से आपको क्या पता चल गया कि ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, और क्या बोल सकते हैं, यूनिमोलिकुलर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हो रहा है, और कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है। और बेसिकली कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने ये लिख लिए, और बेसिकली क्या हो सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन।
प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एल्कीन। अब एक बात ध्यान देना आप यहां पे कि ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन एटम पे, और इसको क्या बोलेंगे? सेकंड कार्बन। इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट में इस साइड भी कार्बन एटम हो सकते हैं, उसको भी क्या बोल सकते हैं? सेकंड कार्बन एटम। इसी तरीके से थर्ड वैलेंसी पे भी कोई ग्रुप हो सकता है, यहां पे भी क्या हो सकता है? सेकंड कार्बन एटम। तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में काफी सारे सेकंड कार्बन एटम हो सकते हैं और वहां से H+ एटम को रिमूव किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ एल्कीन हमें यहां पे मिलेंगे प्रोडक्ट। अब इनमें से कौन सा एल्कीन मेजर होगा, कौन सा एल्कीन माइनर होगा, ये बहुत इजीली बताया जा सकता है। जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर अमाउंट में मिलेगा और जो लेस स्टेबल एल्कीन होगा वो माइनर अमाउंट में मिलेगा। मोर स्टेबल एल्कीन कैसा हो सकता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड, जहां पर अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ज्यादा हो। तो अल्काइल ग्रुप क्या ऑफर करते हैं? प्लस HC इफेक्ट। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, या उसको और क्या बोल सकते हैं? मोर स्टेबल एल्कीन। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, 6 पॉइंट। ये अभी मैकेनिज्म मिटाना नहीं है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसा होगा? मोर स्टेबल इज मेजर प्रोडक्ट इन इवन एलिमिनेशन। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को और क्या बोलते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी आपने दो टर्म पढ़ा था, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। यहां पे भी हम दो टर्म पढ़ेंगे, सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्योंकि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होंगे पाई बॉन्ड पर, उतना ज्यादा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और एल्कीन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। और इस केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? सेडजेफ एल्कीन। सेडजेफ एल्कीन का मतलब क्या होता है? मोर स्टेबल एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि जहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या लेस स्टेबल एल्कीन हमें आंसर मिले, उसको क्या बोलेंगे? हॉफमैन एल्कीन। ऐसा यूजुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ रिएक्शन कंडीशंस ऐसी हो जाती है जहां पर हमें हॉफमैन एल्कीन भी आंसर मिल सकता है। लेस स्टेबल एल्कीन या उसको और क्या बोलेंगे? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यूजुअली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब कि सेडजेफ प्रोडक्ट ही आपको आंसर बनाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें प्लॉट करना है। तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व को प्लॉट कर सकते हो। वाई एक्सिस पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक जनरल प्लॉट तो आपको पता है, और वो बेसिकली किस तरीके से पता कर रखा है कि सिंपल अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो प्लॉट कैसे बनता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो प्लॉट कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप में हो रहा है। तो ये बेसिकली 2 स्टेप में हो रहा है, और 2 स्टेप में अगर रिएक्शन है या 3 स्टेप में रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हमें इंटरमीडिएट बनाना है और पोटेंशियल एनर्जी कर्व को प्लॉट करना है। तो किस तरीके से ये आंसर आएगा? ये एक इंटरमीडिएट यहां पे बना दिया। फिलहाल मैंने कोई रीअरेंजमेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दिखाया नहीं, तो एक ही कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहां पे होगा। उसके बाद वापस से एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और फाइनली ट्रांजिशन स्टेट ब्रेकडाउन होकर किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। तो बेसिकली इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से बनाना है? ये रिएक्टेंट है। ये जो प्लॉट है हमें खत्म कहां पे करना है? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एक पॉइंट और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जो फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। तो ये प्लॉट नहीं होगा। प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो प्रोडक्ट बेसिकली यहां पे खत्म कर देंगे। ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ये रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, तभी इसको क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेसिकली, या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी कम है। मोर माइनस लेस, ये नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव नंबर। और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस कर लिए और इवन एलिमिनेशन रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या देखना है? किस पर्टिकुलर रिएक्शन के
क्या सपोर्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फेवर करेंगे? तो उसके लिए मैकेनिज्म बेसिकली पता होना चाहिए और उसमें आरडीएस स्टेप पे फोकस करना है। आरडीएस स्टेप में जो भी प्रोसेस हो रही है, अगर ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सकता है तो इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं और यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा आ सकता है। तो अब पहले इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो आरडीएस स्टेप पे आते हैं। आरडीएस स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन होने के बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला है और हैलाइड आयन मिला है। अब इसी प्रोसेस को आपको ध्यान देना है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या नजर आ रहा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और क्या नजर आ रहा है, हैलाइड आयन यहां से लीव किया, तो बेसिकली लीविंग ग्रुप पे ध्यान देना है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है। सॉल्वेंट यहां पे नजर आ रहा है तो सॉल्वेंट पे फोकस करना है। आरडीएस स्टेप में बेस का कोई रोल नहीं है तो बेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से हैलाइड आयन लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो इवन एलिमिनेशन का रेट ज्यादा होगा। ये सबस्ट्रेट के बारे में आपको पता चल गया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कब बन सकता है, जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट हो। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में इवन एलिमिनेशन का रेट ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। और ये एग्जैक्ट सेम ऑर्डर है जो SN1 रिएक्शन में फॉलो करता है। सेकंड आ जाते हैं हम लीविंग ग्रुप पे। आरडीएस स्टेप में कार्बन लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक हो जाए, लीविंग ग्रुप जितना इजीली लीव कर जाए, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। और लीविंग एबिलिटी बेसिकली कौन सा ग्रुप का होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। यहां से आपको लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में भी एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल गया। अब आते हैं सॉल्वेंट पे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन के बाद कैटायन और एनायन दोनों को कौन सॉल्वेट कर सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ही इवन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को सपोर्ट करना है। और फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या हो सकता है, रोल ऑफ बेस। तो बेस का रोल तो है, लेकिन कौन से स्टेप में, फास्ट स्टेप में। और फास्ट स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। आरडीएस स्टेप में कहीं पर भी बेस नहीं आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं कि बेस का कोई रोल होगा नहीं। तो यहां बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, या इसका जस्ट ऑपोजिट क्या बोल सकते हैं कि वीक बेस अगर होगा तो वो किसको सपोर्ट करेगा, इवन को। जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये जस्ट मैं ऑपोजिट इस तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि जब आप E2 मैकेनिज्म पढ़ोगे तो E2 मैकेनिज्म में बेस का रोल होगा। बेस का रोल होगा तो वहां क्या बोलना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो E2 को सपोर्ट करेगा, तो वीक बेस होगा तो E2 को सपोर्ट नहीं करेगा, फिर अपने आप ही किसको सपोर्ट करेगा, इवन रिएक्शन को। इन चारों फैक्टर्स को हमें लिखना है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सेकंड फैक्टर क्या हो गया, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। थर्ड फैक्टर क्या हो गया, नेचर ऑफ बेस। और फोर्थ फैक्टर यहां पे क्या हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फैक्टर्स सपोर्टिंग और अफेक्ट इवन मैकेनिज्म। फर्स्ट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, अल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहां से मिलता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही तो बनता है। और इंटरमीडिएट बेसिकली क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकंड क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेकिंग इन आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप में कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो जाए, लीविंग ग्रुप इजीली लीव कर जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो बेसिकली कहां ज्यादा आ जाएगा, RI, RBr, RCl और RF सबसे लास्ट में। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, और फ्लोरीन के बारे में हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा पुअर लीविंग ग्रुप है। आगे जाके आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि यहां से फ्लोरीन एटम लीव नहीं करता है। फ्लोरीन एटम लीव नहीं करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 या E2 पे ध्यान नहीं देंगे।
फ्लोरीन के केस में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है E1CB, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ RX मॉलिक्यूल। तो क्या कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनाइन, और कैटायन और एनाइन बनता ही है इवन मैकेनिज्म में। तो क्या लिखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स इवन एलिमिनेशन। फोर्थ क्या आ सकता है, नेचर ऑफ बेस। तो क्या लिखेंगे, बेस डू नॉट हैव any impact on even elimination। बेस का रोल तो है लेकिन वो फास्ट स्टेप में होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि पुअर बेस अगर होगा, इनफैक्ट ये बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर बेस नहीं भी होगा तो भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये खुद ही H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देके और H+ को रिमूव कर सकता है। पुअर बेस का प्रेजेंस है तो भी इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट करना है, या बेस का प्रेजेंस नहीं है, केवल आपको रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा, और हीट तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इवन सपोर्ट हो सकता है। पुअर बेस इसके केस में क्या हो सकता है, इवन। और फिफ्थ क्या आ गया, टेम्परेचर। एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन फेवर्स। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पे जितने भी सपोर्टिंग पॉइंट थे वो सारे के सारे SN1 रिएक्शन को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये बात आप अभी से समझ लो कि अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मेजर होगा या एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मेजर होगा, ये रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और जो SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं एग्जैक्टली वही फैक्टर इवन एलिमिनेशन को भी सपोर्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अल्काइल हैलाइड के केस में इवन एलिमिनेशन का जो रिएक्शन पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। आगे जब E2 एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो E2 एलिमिनेशन पे मोस्टली फोकस होगा हमारे पास। तो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन हमने देखा, ये हैलाइड लगा दिया तो 2 डिग्री हैलाइड हो गया बेसिकली, और मीथेनॉल यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, और एक्सटर्नली और मैंने कोई बेस यहाँ पे लिया नहीं, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, केवल इतना ही मैंने यहाँ पे दिया है। और सेकंड में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, CH3OH, और यहाँ हीट का साइन लगा दे। हीट का साइन लगा दे तो यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन। यहां पर हीट नहीं है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में कौन सा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है, यहां कौन सा एलिमिनेशन में E1 मैकेनिज्म फॉलो करना है। कोई एक्सटर्नली न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज या बेस जो स्पीशीज है वो हमें दे नहीं रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो E2 पे ध्यान देते हैं, और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा होता तो SN2 पे ध्यान देते हैं। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है नहीं यहाँ पे। तो अगर सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो केवल मीथेनॉल यहाँ पे दिया जाएगा, सॉल्वेंट दिया जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वोलिसिस। वाटर होता तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। मीथेनॉल है तो क्या बोलेंगे, मीथेनोलिसिस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सबसे पहले SN1 में आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। ये कार्बोकेटाइन यहाँ रीअरेंज हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करेगा तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री पे आ गया। और फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो कि खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है, ये यहां पे अटैक करेगा तो फाइनली आपको ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर रिएक्शन कंडीशन में हीट दिया होता तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। आप पहली स्टेप में क्या बनता, कार्बोकेटाइन, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये 3 डिग्री कार्बन पे रीअरेंज होकर चला जाता है। यहां से कौन माइग्रेट करता, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में हाइड्रोजन सबसे पहले आता है।
ये 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन पहुंच गया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और इन सब जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H+ एटम को रिमूव किया जा सकता है। कौन H+ एटम को रिमूव करेगा? ये खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज अ बेस एक्ट कर सकता है। तो बेसिकली कितने प्रोडक्ट हमें यहां से मिलेंगे? ये और ये दोनों कार्बन एटम सिमिलर है, तो यहां पर एक जगह से रिमूव करके ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे, लेकिन ये कार्बन एटम बाकियों से डिसिमिलर है, तो टोटल 2 प्रोडक्ट हमें यहां पे मिल सकते हैं। एक तो ये और सेकंड ये प्रोडक्ट। इन दोनों में से कोई भी जीआई शो नहीं कर सकता, तो स्ट्रक्चरली भी हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और स्टीरियोकेमिकली भी 2 प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं। यहां से H+ एटम लीव करेगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इस तरीके से एल्कीन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसको क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। सेटजेफ एल्कीन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन कैसा होता है? लेस स्टेबल, बस नाम है ये। और ये किस अमाउंट में मिलेगा? माइनर अमाउंट में। अगर कोई रिएक्शन कंडीशन आपको नहीं बताया गया है और ये हॉफमैन एल्कीन कहां पे मेजर प्रोडक्ट होता है, इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको बताऊंगा। अभी ऐसा कोई एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया है, तो फाइनली आपको सेटजेफ प्रोडक्ट मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है। इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि SN1 के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं या E1 के प्रोडक्ट बनाने हैं। सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें फाइनली मिलेंगे या एलिमिनेशन के मिलेंगे, ये केवल रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और सीधी बात है कि जो एलिमिनेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमेशा यहाँ पे हीट आपको दिया जाएगा। हीट जैसे ही देखा आपके दिमाग में केवल क्या आना चाहिए? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए नेक्स्ट मैकेनिज्म है E2 एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम E2 एलिमिनेशन को पढ़ते हैं और इसके बाद E1 और E2 दोनों एलिमिनेशन पे बेस्ड एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म है E2 एलिमिनेशन, और ये बेसिकली किसके जैसा आपको नजर आएगा? SN2 के जैसा। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, तो E2 में भी आप देखना कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ही है। और किस तरीके से आपको यहां फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे? सबसे पहले एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना देता हूं। यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है। बाकी सारी वैलेंसीज पे कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट है, और ये हैलाइड आयन है, इसके जस्ट ऑपोजिट ओरिएंटेशन के साथ मैंने इस हाइड्रोजन एटम को बनाया है। एलिमिनेशन के लिए बेसिकली रिएजेंट हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? बेस। तो कोई बेस हमें दे रखा है, लेट अस से कि बेस को मैंने बोल दिया B-। अब 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप में आपको यहां पे प्रोडक्ट मिल जाता है। सॉल्वेंट आपको भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मैकेनिज्म हम देखेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्वेंट है जो E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है। तो यहां बेसिकली किस तरीके से है कि कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, केवल यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट फाइनली ब्रेकडाउन होने के बाद सीधा प्रोडक्ट बनता है, एग्जैक्टली SN2 के जैसे। अब ये ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से हम बनाते हैं? ये हाइड्रोजन एटम है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये बेस सीधा अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम को देता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो लीविंग ग्रुप है यहां से लीव करता है। लेकिन ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है ये बेसिकली एक ही स्टेप में हो रहा है, और इसको क्या बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये जितनी भी प्रोसेस है बॉन्ड ब्रेकिंग की या बॉन्ड फॉर्मेशन की, ये एक ही टाइम पे कंप्लीट होती है। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं? B- बेस है, और इसी तरीके से SN2 में भी हम फॉलो करते हैं। ये B- हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पे बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, तो प्रोडक्ट हमें मिल गया एल्कीन। और क्या बोल सकते हैं इस रिएक्शन के बारे में? 1 स्टेप मैकेनिज्म है, बेस का रोल यहां पे है। अब इस पर्टिकुलर 1 स्टेप को आप अच्छे से देख लो। अच्छे से देखने के बाद यहां जो भी ऑब्जर्वेशन है, सारे पॉइंट्स को हमें अच्छे से नोट करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि E2 एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली वन स्टेप है, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट को बेसिकली आप अच्छे से देखो, हाइड्रोजन लीव कर रहा है, हेलोजन एटम यहां से लीव कर रहा है। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, हेलोजन एटम यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है। ये दोनों लीव करने के बाद इस ट्रांजिशन स्टेट की शक्ल आपको कैसे दिखाई दे रही है, फाइनल जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, अल्कीन। यही फाइनल प्रोडक्ट आपको ट्रांजिशन स्टेट में भी दिखाई दे रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ये सारे पॉइंट हो गए। और क्या देख सकते हैं कि एक ही स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली बेस का तो रोल है ही सही, अल्काइल हैलाइड पे भी आप देखिए, और साथ ही साथ ये पता कर सकते हैं कि पहली स्टेप में कोई आयोनाइजेशन हमें नहीं करना है, कोई कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं करना है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो भी ये रिएक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन स्टेप मैकेनिज्म, सेकंड नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। तो यहां तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत इजी होगा। जिस कार्बन एटम पे लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम से H+ एटम रिमूव करना, और फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ही हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। फोर्थ, ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व। ट्रांजिशन स्टेट की शक्ल कैसी है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। और ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस वन स्टेप में जो भी हो रहा है अगर वो अच्छे से होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या बन रहा है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो जो अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और अल्कीन को कौन स्टेबलाइज कर सकता है ये आपको ऑलरेडी पता है, अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। और 6 पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप अच्छे से देखना। ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, सिन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन। और ऐसा E1 में हमने नहीं किया था क्योंकि E1 में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बेसिकली कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन के जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन है वहां से H+ एटम लीव करता है, फाइनली रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, और प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, अल्कीन। लेकिन यहां पे देखना कोई इंटरमीडिएट नहीं है, एक ही स्टेप में हो रहा है सब कुछ। और अब इसको देखना कि जिस साइड आपके पास लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से हाइड्रोजन एटम लीव करता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड अगर यहां पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता तो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता, फाइनली आपको आंसर क्या देना पड़ता, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। एंटी एलिमिनेशन होता है E2 एलिमिनेशन। और क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन के लिए और क्या बता सकते हैं हम, इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसको प्लॉट किया जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कैसा दिखाई देता है वो भी आपको पता है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं करना है। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यहां क्या होगा, रिएक्शन प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों में से एक कर्व ही पॉसिबल है, ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, इधर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी बेसिकली ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो सेकंड कर्व बनाया था ये गलत है, यहां से रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट पे रिएक्शन खत्म हो गई, बीच में क्या आया, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली कैसा है, एल्कीन लाइक। इस ट्रांजिशन स्टेट में फाइनली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद, ट्रांजिशन स्टेट ब्रेकडाउन होने के बाद सीधा ही क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिलता है। और क्या बताया जा सकता है यहाँ पर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने देख लिए। अब इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो E2 एलिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो सारे फैक्टर्स वही हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होना चाहिए,
बेस यहाँ पे कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। रिएक्शन में टेम्परेचर पहली बात तो हाई होना चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो टेम्परेचर वाला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर है, बाकी के 4 फैक्टर्स हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया फैक्टर्स सपोर्टिंग E2 एलिमिनेशन। फर्स्ट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड कैसा हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है। तो वापस इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे आ जाइए। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रहा है, अल्कील लाइक, और इस अल्कील लाइक ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, इस रिएक्शन का फॉरवर्ड मूवमेंट होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा आएगा। तो बताइए अल्कीन को कौन स्टेबलाइज करता है, अल्काइल ग्रुप। इस अल्कीन पे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, +Hc, और +Hc से ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा अल्काइल हैलाइड, उतना ही ज्यादा अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो बेसिकली E2 एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करेंगे। जैसा मान लो कि 3 डिग्री में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एक 2 डिग्री बना देते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा कि बेस H+ एटम को रिमूव करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्कीन पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। सिमिलरली बेस इस H+ को खाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन मोर स्टेबल है, या ट्रांजिशन स्टेट अल्कीन लाइक है तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, और ये ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा और ट्रांजिशन स्टेट फाइनल प्रोडक्ट को ही मैच करता है, तो एक तरीके से आप फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, और मोर सब्स्टिट्यूटेड कब आ सकता है, 3 डिग्री के केस में। तो क्या आंसर आ गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में E2 एलिमिनेशन का जो रेट है ये ज्यादा होगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसके बाद क्या आएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, आप देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ही E1 एलिमिनेशन ज्यादा होता है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ही E2 एलिमिनेशन भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म आपको फॉलो करना होगा, E1 या E2, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देख के तो डिसाइड नहीं होगा। ये किसको देख के डिसाइड करेंगे, बाकी की रिएक्शन कंडीशन। और बाकी की रिएक्शन कंडीशंस क्या है, सॉल्वेंट हो गया, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप हो गया, या प्रेजेंस ऑफ बेस हो गया। बेस कैसा प्रेजेंट है, घटिया है या अच्छा है। लेकिन 3 डिग्री में ही E2 सपोर्ट करना है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप इस 1 स्टेप में लीव कर रहा है। लीविंग ग्रुप जितना इजीली लीव कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। और क्या बोल सकते हैं, कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व इन RDS स्टेप। तो लीविंग ग्रुप कौन अच्छे से लीव कर सकता है, आयोडीन वाला, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यहाँ पे नॉर्मल E1 या E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म नहीं होता। इसके लिए स्पेशली E1CB का मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। थर्ड क्या हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा, E2 का, क्योंकि E2 मैकेनिज्म में कोई आयोनाइजेशन नहीं करना है, कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं करना है। तो बेसिकली कैटायन और एनायन बनाना ही नहीं है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी ये रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो E2 नहीं होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी अच्छे से हो सकता है। लेकिन फिर भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 को भी सपोर्ट करता है, तो फिर वहां पे E1 मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ अपने पास क्या हो सकता है, और फिफ्थ हो गया अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो E2 एलिमिनेशन सपोर्ट होगा। सिमिलरली फोर्थ, लीविंग ग्रुप आपने देख लिया, सॉल्वेंट देख लिया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देख लिया, बेस, नेचर ऑफ बेस।
एक स्टेप मैकेनिज्म था, उसमें बेस का रोल है, बेस का रोल है तो क्या बोलना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और क्या होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। इससे क्या सपोर्ट होगा, E2 एलिमिनेशन। बेस जितना अच्छा होगा बीटा कार्बन से H+ को उतना ही अच्छे से रिमूव कर सकता है, और हाइड्रोजन एटम को अच्छे से रिमूव कर लेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो E2 एलिमिनेशन को ही सपोर्ट करना है। सिमिलरली बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट हमने एक पॉइंट मिस कर लिया है, और वो पॉइंट क्या है कि E2 एलिमिनेशन में जो रेट एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से लिखना है, और रेट एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल सकता है कि ये जो E2 एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर है या नहीं है। तो उसके लिए वापस से रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इधर हाइड्रोजन इंडिकेटेड है, इधर हैलाइड आयन इंडिकेटेड है। बेस आएगा तो बेस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा, हैलाइड आयन यहां से फाइनली लीव करेगा, और ये सारा एक ही स्टेप में होता है। ये बेस है, हाइड्रोजन एटम को अपने बॉन्ड देके यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, अल्कील लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो बेसिकली आप इस रिएक्शन में देख लो, फाइनल प्रोडक्ट मैंने अल्कीन बना दिया। इस रिएक्शन में बेस का रोल है और अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रोल है, तो रेट एक्सप्रेशन कैसा आएगा, रेट कांस्टेंट के, अल्काइल हैलाइड और बेस। बेस का बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन सपोर्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा, और बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो भी इस रिएक्शन को सपोर्ट मिलेगा, और E2 एलिमिनेशन आपको फेवर करना है। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि कौन से बेस मोस्ट कॉमन हमें मिलेंगे और कौन से बेस बहुत अच्छे हो सकते हैं जहां आपको सीधा E2 एलिमिनेशन को ही सपोर्ट करना है। तो बेस यहां पे मोस्ट कॉमन कौन से होंगे, मोस्ट कॉमन बेसिस, एक हो सकता है अपने पास NaNH2, सोडियम अमाइड, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे NH2-, बहुत ही अच्छा बेस है। नाइट्रोजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल तो हो नहीं सकता, ये फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देना चाहता है ताकि फाइनली क्या बन जाए, NH3। एसिड बेस रिएक्शन होती है, और आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में ही बता रखा है कि NH2- ऑलमोस्ट सारे एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। सिमिलरली NaNH2 के जैसा और कौन हो सकता है, LiNH2, लिथियम अमाइड, और क्या हो सकता है यहां पे, बल्की बेस, ब्यूटॉक्साइड आयन, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। जितना ज्यादा बल्की होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं गिनना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और बेस अगर अच्छा है तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। और यहां पे बेस हमें क्या मिल सकता है, अल्कोहलिक KOH, और सारी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर देगा। सारे E2 एलिमिनेशन में आपको अल्कोहलिक KOH ही मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, लेट अस से कि उसमें 10 एग्जांपल में आपको रिएजेंट क्या मिलने वाला है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से आपको क्या पता चल जाएगा कि E2 एलिमिनेशन से ही आपको आंसर देना है। अल्कोहलिक KOH क्या हो गया, बेसिकली अल्कोहल C2H5OH प्लस KOH। तो ये क्या करेगा, ये जो OH- एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है, तो फाइनली यहां पे क्या प्रेजेंट है, इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है, और ये इथॉक्साइड आयन बहुत ही अच्छा बेस है। बहुत अच्छे बेस की प्रेजेंस में किसको सपोर्ट मिलेगा, E2 को। और यहां पे क्या हो सकता है, कोई बल्की बेस ले लेते हैं, ट्राईइथाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन, इतना ज्यादा बल्की ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बल्की होता है न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। तो उसको ऐसा बेस आपको देखना पड़ेगा, और बेस है मतलब E2 एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। और क्या हो सकता है, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन हम कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ लेट अस से कि सोडियम मेटल। सोडियम मेटल यहां से क्या करेगा, H+ को रिमूव कर लेगा, तो हाइड्रोजन गैस चला गया, बाकी क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड। क्या क्या हो सकता है, मेथॉक्साइड हो सकता है, इथॉक्साइड हो सकता है, प्रोपोक्साइड हो सकता है, आइसोब्यूटॉक्साइड हो सकता है, या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है। जितना ज्यादा बल्की बेस होगा और जितना अच्छा बेस हो सकता है, आपको हमेशा E2 एलिमिनेशन को सपोर्ट करना है, और मोस्टली ये बेसिस हमें मिल सकते हैं। एक बेस और है, LDA। अब LDA जो बेस है एग्जैक्टली ऐसा ही है,
लेकिन इसमें बल्कीनेस और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। एलडीए का मतलब क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो लिथियम मतलब लिथियम पॉजिटिव, अमाइड मतलब क्या होता है NH2 माइनस। लेकिन यहां पे डाई आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको लगाने हैं। तो ये बेसिकली और ज्यादा बल्कि हो गया। जितना ज्यादा बल्कि नेचर होगा, आपको केवल बेसिक स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। और बेसिक स्ट्रेंथ से कौन सा मैकेनिज्म सपोर्ट करना है, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म से फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट एल्कीन। और एल्कीन में भी कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सेटजेफ एल्कीन। अभी तक E1 और E2 दोनों मैकेनिज्म में सेटजेफ एल्कीन आपको आंसर बनाना है। सेटजेफ एल्कीन का मतलब क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन को क्या बोलते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो वो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा तो माइनर अमाउंट में ही मिलेगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां पर हॉफमैन एल्कीन आपको मेजर अमाउंट में मिले। और वो कंडीशंस जिस तरीके से एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको ऑलरेडी पता लगेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 ये दोनों मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए। इन दोनों मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड टोटल 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक कार्बन आइटम से हाइड्रोजन आइटम और दूसरे कार्बन आइटम से हैलोजन आइटम रिमूव करना है। तो फाइनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से HX मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कीन। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए E1 या E2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। E1 या E2 कौन सा फॉलो करना है, ये रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। E1 मैकेनिज्म फॉलो कब करना है, जब पुअर बेस प्रेजेंट हो या रिएक्शन मिक्सचर में बेस ही प्रेजेंट ना हो। तो बेसिकली जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो खुद ही ऐसा बेस एक्ट कर सकता है और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। E2 एलिमिनेशन में बेस का रोल होता है। तो कहीं पर भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो E2 एलिमिनेशन को आपको फॉलो करना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का डिग्री क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वहां पर E1 और E2 दोनों सपोर्ट करते हैं। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देख के तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि E1 फॉलो करना है या E2 फॉलो करना है। ये केवल कहां से आएगा कि रिएक्शन मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है या वीक बेस प्रेजेंट है। E1 या E2 के फाइनल मैकेनिज्म को फॉलो करके इन सारी रिएक्शंस में प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड और रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH बहुत ही अच्छा बेस होता है और अच्छे बेस की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन हमें फॉलो करना है। E2 एलिमिनेशन फॉलो करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। कौन सा एल्कीन बनाना है, सेटजेफ एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन, माइनर प्रोडक्ट होता है। और बेसिकली E2 एलिमिनेशन किस तरीके से किया जाता है कि जिस कार्बन आइटम से ये लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसके नेक्स्ट कार्बन आइटम को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से आपको क्या रिमूव करना होता है, H+। और H+ इस हैलाइड आयन के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन। अब फिलहाल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम है, कोई ना कोई हाइड्रोजन आइटम इसके ऑपोजिट में होगा। तो अभी स्टीरियो केमिस्ट्री का एज सच कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन आइटम यहां से जाएगा, यहां से कौन जाएगा, Cl-। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, एल्कीन। और एल्कीन में सबसे सिंपल एल्कीन कौन सा, ये इथीन। तो फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल था। ये जो रिएजेंट आपको दे रखा है, इस रिएजेंट को देख के ही आपने पता कर लिया कि E2 एलिमिनेशन के प्रोडक्ट यहां पे मिलेंगे। अल्कोहलिक KOH बहुत ही अच्छा बेस है और अच्छे बेस की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन को फेवर करना है। सेकंड क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड 3 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड में E1 और E2 दोनों ही सपोर्ट हम करते हैं। बेसिकली अल्कोहलिक KOH है तो E2 पे ही हमें काम करना है। और चाहे E2 के अलावा E1 मैकेनिज्म भी अगर फॉलो करें तो प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि E1 मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट बनाना है। अल्कोहलिक KOH है मतलब E2 को ही सपोर्ट करना है। तो फाइनली क्या होगा कि 3 कार्बन एटम है, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है। ये हाइड्रोजन एटम हैलाइड आयन के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। तो तीनों हाइड्रोजन एटम में से कोई एक तो ऑपोजिट होने ही वाला है और तीनों कार्बन एटम बेसिकली सिमिलर है बीटा पोजीशन पे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। यहां से H+ हटाया, यहां से Cl- हटाया, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, आइसोब्यूटीन। सारे क्वेश्चंस आप देखिए अल्कोहलिक KOH दे रखा है, मतलब E2 एलिमिनेशन से आपको प्रोडक्ट बनाना है। E1 एलिमिनेशन का जो चांस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आपने ये पता कर लिया कि एलिमिनेशन से ही प्रोडक्ट बनाना है
तो मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, E2 एलिमिनेशन ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा मिलता है, जहां पर बेस का प्रेजेंस नहीं होगा या बेस बहुत ही वीक होगा। जैसे कि एग्जांपल आपको बताया था E1 में कि मीथेनोलिसिस, यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीथेनॉल होता है, या हाइड्रोलिसिस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर होता है। इसी की प्रेजेंस में अगर आपको एलिमिनेशन ही करवाना है तो उस केस में कौन सा एलिमिनेशन फेवर होता है, E1। और E1 एलिमिनेशन आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर मेंशन किया जाता है। टेम्परेचर यहां पे भी मेंशन किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। और टेम्परेचर मेंशन ना किया जाए और अल्कोहलिक KOH गुड बेस का प्रेजेंस है, तो गुड बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। और एलिमिनेशन में क्या फॉलो करना है, E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस कार्बन आइटम पे क्लोरीन है तो इस कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन एटम के या लिविंग ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। अब जस्ट ऑपोजिट है या नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको सारे जो कार्बन आइटम पे ग्रुप अटैच कर रखे हैं, ये सॉलिड लाइंस अटैच कर रखे हैं, अभी स्टीरियो केमिस्ट्री इसका दिखा नहीं रखा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इस क्लोरीन एटम के ऑपोजिट में कभी ना कभी आएगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन एटम में यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कोई स्टीरियो केमिस्ट्री आपको दिखा नहीं रखा। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन में ये हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के ऑपोजिट आ जाएगा, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। फाइनली E2 के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, आइसोब्यूटीन। जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बना के ना दिया जाए तब तक आपको कोई चिंता नहीं करनी है। जिस कार्बन एटम पे हैलोजन अटैच्ड है उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H+ हटाना है, अल्फा कार्बन से हैलोजन एटम हटाना है, और फाइनली एल्कीन के आंसर देना है। एल्कीन यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और E2 एलिमिनेशन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट नहीं बनता तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है, तो फाइनली आपको अनरीअरेंज्ड प्रोडक्ट ही देने हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए, क्लोरीन एटम यहां पे है, इधर से हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक केवल आपको एक ही प्रोडक्ट मिला था। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए, ये जो क्लोरीन एटम यहां पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एलिमिनेशन आपको E2 ही फेवर करना है, वो आपने ऑलरेडी पता कर रखा है, अल्कोहलिक KOH दे रखा है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है यहां से भी हाइड्रोजन एटम जा सकता है, और सेकंड कार्बन एटम है यहां से भी हाइड्रोजन एटम जा सकता है। तो बेसिकली यहां पे हमें कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 2, या तो 1 ब्यूटीन या फिर 2 ब्यूटीन। अब ये स्ट्रक्चरली 2 प्रोडक्ट है। स्टीरियो केमिकली अगर देखा जाए तो ये जो पाई बॉन्ड है 2 ब्यूटीन में, इस पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, तो बेसिकली यहां से भी 2 प्रोडक्ट आ सकते हैं। ट्रांस 2 ब्यूटीन भी हमें मिल सकता है। तो टोटल प्रोडक्ट यहां पे कितना हो गए, 3। इन 3 प्रोडक्ट में मेजर कौन सा होगा, ट्यूब्यूटीन वाला, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेटजेफ प्रोडक्ट। अभी कोई रिएक्शन कंडीशन मैंने ऐसा बताया नहीं जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो। अभी तो सिंपल है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, सेटजेफ एल्कीन। सेटजेफ एल्कीन कौन सा होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल, और ज्यादा अमाउंट में ये मिलता है। तो 2 ब्यूटीन में ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन माइनर अमाउंट में है, और 2 ब्यूटीन में ट्रांस और सिस दोनों मेजर अमाउंट में। ट्रांस और सिस इन दोनों में से भी मेजर कौन होगा, ट्रांस वाला, क्योंकि ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है। 6 क्वेश्चन पे आइए, ये क्लोरीन एटम है और ये बीटा हाइड्रोजन इधर भी प्रेजेंट हो सकता है, और यहां पे भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन सा बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा नहीं, इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ये वीक होता है। और सेकंड बात है कि अगर यहां से आपने हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लिया तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, और ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp, और sp के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 180। ये एंगल कभी भी 180 हो ही नहीं सकता, तो ऐसा प्रोडक्ट को कभी बना के मत आना। अब इस क्लोरीन एटम का ओरिएंटेशन क्या है, बेसिकली सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बताया। ये क्लोरीन एटम साइक्लोहेक्सेन के प्लेन के ऊपर है या प्लेन के पीछे है, वेस्ट डायरेक्शन में इंडिकेटेड है या डैश डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो सिंपली आपको बस प्रोडक्ट बनाना है। यहां से Cl जाएगा तो इधर से H जाएगा। इधर कितना हाइड्रोजन एटम है, 2, दोनों में से एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के जस्ट एंटी में आ जाएगा, तो फाइनली आप E2 एलिमिनेशन के प्रोडक्ट बना सकते हो।
तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन मिला है। अब ये क्लोरीन है, इसके लिए ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसको बीटा 1 बोल दिया, इसको बीटा 2 बोल दिया। मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, बीटा 1 से, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन आपको मिलेगा, और यहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया तो दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट हमें कितने मिल सकते हैं, 2, जिसमें से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 8th क्वेश्चन से हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है थोड़ा सा। Cl ऊपर दिखा रखा है, तो ऑफ कोर्स यहां पे एक और वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम अटैच करना पड़ेगा, और वो हाइड्रोजन एटम कहां है, नीचे है। यहां सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन एटम ऊपर है और डैश नीचे कौन है, CH3 ग्रुप। अब ये Cl अगर ऊपर है तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना है, नीचे से। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए, एंटी एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन हमेशा ही एंटी है, और E1 में ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। तो Cl अगर ऊपर है तो यहां से H नीचे होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन से तो एलिमिनेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि H कहां है, ऊपर है। Cl और H दोनों सिन साइड में प्रेजेंट है, एंटी साइड में प्रेजेंट होने चाहिए थे। तो बेसिकली इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा, और इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ एंटी में प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे भी तो होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम और ये क्लोरीन एटम E2 एलिमिनेशन के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गए, जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ उस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये एग्जैक्टली मैंने वैसा ही बना दिया, और यहां पे पाई बॉन्ड आ गया। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में बेसिकली 3 Cl एटम बना रखे हैं, और एक्सिस ऑफ एल्कोहलिक KOH, मतलब यहां पे जितना एलिमिनेशन हो सकता है सारा करना है। तो इस कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम से, यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा। ये Cl ऊपर है, तो क्या यहाँ नीचे हाइड्रोजन नहीं है क्या, बिल्कुल है। इनफैक्ट हाइड्रोजन ऊपर भी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये नीचे वाला हाइड्रोजन और ऊपर वाला Cl एटम यहां से रिमूव होगा तो पाई बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहां से भी एलिमिनेशन होगा, तो आपको लग ही रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, बेंजीन। 3 टाइम एलिमिनेशन होगा तो 3 पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएंगे। अब 10th क्वेश्चन आप देखिए। 10th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी एक्सिस ऑफ एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करना है, 3 टाइम्स एलिमिनेशन हो सकता है, और 3 टाइम्स एलिमिनेशन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। कार्बन एटम जो बीटा पोजीशन पे है हेलोजन के रेस्पेक्ट में, उन कार्बन एटम पे क्या लगा रखा है आपने, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, और ये ड्यूटेरियम की जो लोकेशन है ये क्लोरीन के जस्ट ऑपोजिट में है। एक वैलेंसी और पूरा करना है, तो यहां और क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन एटम। तो सवाल यहां पे क्या है कि HCl रिमूव होगा या DCl रिमूव होगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एंटी एलिमिनेशन होता है E2, और E2 ही फॉलो करना है, अल्कोहलिक KOH हमें दे रखा है। तो क्लोरीन ऊपर है, तो जो भी नीचे है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब नीचे अगर CH3 होता, C2H5 होता, तो ये कार्बन के जो अल्काइल ग्रुप है इनको मत रिमूव कर देना, प्रोटॉन रिमूव करना होता है। प्रोटॉन मतलब या तो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्रीटियम, हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप है ये। तो क्या हो गया, ड्यूटेरियम और Cl ये दोनों एलिमिनेट होंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजीन ही मिलेगा। यहाँ पे कौन बचेगा, H, क्योंकि H और Cl दोनों सिन डायरेक्शन में है, जबकि एंटी एलिमिनेशन होता है। तो Cl ऊपर है, तो यहाँ जो ग्रुप नीचे है ड्यूटेरियम, इसको रिप्लेस या इसको एलिमिनेट करना है। इधर भी H, इधर भी H, और बाकी इन कार्बन एटम पे ऑलरेडी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, उसको मैंने इंडिकेट नहीं किया। फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंजीन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन में E2 एलिमिनेशन हमने फॉलो किया है, क्योंकि रिएक्टेंट आपको क्या दे रखा था, अल्कोहलिक KOH। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना है यहाँ पे 11th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से पहली बार ऐसा केस आने वाला है जब आपको हॉफमैन एल्कीन, दैट मींस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मेजर अमाउंट में मिल सकता है। मिथॉक्साइड आयन यहां पे बेस है, हीट किया है, यहां पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बहुत ही बल्की बेस है, शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि कितना भारी है ये। 12th क्वेश्चन, Cl मिथेनोलिसिस हीट कर दिया। 13th, जहां पर E1 एलिमिनेशन फॉलो हो सकता है,
वहाँ बेसिकली कंप्लीट मैकेनिज्म आपको देखना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाना है, रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, क्योंकि जहां पर भी इंटरमीडिएट मिलता है वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। इंटरमीडिएट किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की। 14th क्वेश्चन देखिए, Cl अल्कोहलिक KOH, ये वापस से E2 एलिमिनेशन के एग्जांपल आ गए। 15th HH Br CS3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने E2 एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, लेकिन कभी अगर रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी आती है तो वो आपको पता होना चाहिए। 15th हो गया। 16th आप देखिए, 16th में आपको फिशर प्रोजेक्शन में बना के दे रखा है एक रिएजेंट, और इसके प्रोडक्ट आपको बनाना है अल्कोहलिक KOH। E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है। 17th, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ रेट आपसे पूछा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटीरियम लेके आ गए, वही अल्कोहलिक KOH की बात है। E2 एलिमिनेशन देखना है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, तो A और B में रेट का कंपैरिजन आपको करना है। अब ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए। 11th क्वेश्चन में देखना, एक बार आपको यहाँ पे छोटा सा बेस दे रखा है मिथॉक्साइड आयन, और सेकंड टाइम बहुत बल्कि बेस दे रखा है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, और इस केस में आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो सकता है। तो E2 एलिमिनेशन है। E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट हमें बनाना है। जहां से ये लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहां से H एटम रिमूव किया जा सकता है, तो 1 ब्यूटीन हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। और यहां से H एटम रिमूव करेंगे तो 2 ब्यूटीन प्रोडक्ट मिलेगा, और ये 2 ब्यूटीन बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहां से भी क्या मिलेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो अगर नॉर्मल बेस है, छोटा सा बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बताइए कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजेफ प्रोडक्ट ही आपको आंसर देना है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता है और ये मेजर अमाउंट में मिलता है। मेजर सेटजेफ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अब इस बल्कि बेस पे आते हैं, और यहीं से पहला ऐसा कंडीशन जनरेट होगा जहां पर हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। हॉफमैन एल्कीन कैसा होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस स्टेबल, उसके बावजूद भी मेजर अमाउंट में मिलेगा। अब ये बल्कि बेस है, अब ये बल्कि बेस क्या कर सकता है, इस H एटम या इस H एटम को रिमूव करेगा। लेकिन कौन सा H एटम को रिमूव करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? ये जो साइड में लगा हुआ है, जो एकदम टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है, क्योंकि यहां से इसको स्टेरिक रिपल्शन कम महसूस होगा। यहां से अगर इसको H+ एटम रिमूव करना है तो बेसिकली मिडिल में अटैक करना पड़ेगा, और मिडिल में क्या होगा, ये CS3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये इतना बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो थोड़ा स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा फेस होगा। स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा फेस होगा तो उसको यहाँ अटैक करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो टर्मिनल कार्बन एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा। तो फाइनली 1 ब्यूटीन जो प्रोडक्ट है ये मेजर अमाउंट में मिलेगा, और 2 ब्यूटीन भी मिलेगा लेकिन माइनर अमाउंट में मिलेगा। और 1 ब्यूटीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन एल्कीन मेजर अमाउंट में कब मिलता है, जब बल्कि बेस प्रेजेंट होता है, और बल्कि बेस अपने पास क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन या टर्शरी इथॉक्साइड आयन, या और क्या हो सकता है, यहां पे ट्राईइथाइल अमाइन भी हो सकता है, क्योंकि ट्राईइथाइल अमाइन में भी 3 इथाइल ग्रुप लगा रखे हैं नाइट्रोजन एटम से, ये भी बहुत ज्यादा बल्कि बेस है। बल्कि गैस की प्रेजेंस में हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हमें बनाना है। एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब 12th और 13th क्वेश्चन को आप देखिए, CS3OH, यहां पर कोई एक्सटर्नली बेस का प्रोसेस नहीं है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यही एज अ बेस एक्ट करेगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मतलब इवन एलिमिनेशन को भी फेवर करना है। हीट आपको दे रखा है, नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट भी बनाने पड़ जाते हैं। हीट दे रखा है मतलब एलिमिनेशन के प्रोडक्ट ही यहां पर मेजर होंगे। कोई यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोसेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोसेस नहीं है तो E2 फॉलो नहीं करना है, E1 फॉलो करना है। तो प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले आयोनाइजेशन, तो ये क्या बन गया, नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन। इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट, CS3 इधर आएगा, तो ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया।
अब इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन बीटा कार्बन है 1 2 3, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, तो एक एल्कीन यहां से मिलेगा और थर्ड से भी एक एल्कीन मिलेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल गया। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड। मेजर प्रोडक्ट होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल है, क्या बोलते हैं उसको? सेटजेफ। 13th क्वेश्चन पे आइए। 13th क्वेश्चन में बेसिकली कार्बोकेटाइन एक रीअरेंजमेंट है और यहां पे भी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। CH3OH मिथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और इसी को एज अ बेस एक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही वीक बेस है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? आयोनाइजेशन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना, 4 कार्बन एटम का एक साइक्लिक रिंग है जिसके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकेटाइन है। ऐसे केस में जब कार्बोकेटाइन एक रीअरेंजमेंट होता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है कि जिस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव है उसके नेक्स्ट कार्बन आइटम और नेक्स्ट कार्बन आइटम के ये सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बोकेटाइन की तरफ माइग्रेट किया जाता है इस तरीके से। बाकी ड्राइंग आप एग्जैक्टली वैसा ही बना दो। ये इधर जाएगा तो इस कार्बन आइटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन आइटम की एक वैलेंसी कम हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको अच्छे से बना दो। 5 कार्बन आइटम का रिंग है और इसमें एक कार्बन आइटम पे पॉजिटिव है। अब कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां से H+ आइटम रिमूव करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14th। अब 14th आप देखिए, 14th भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्कोहलिक KH E2, Cl ऊपर है तो यहां नीचे हाइड्रोजन है, इधर भी नीचे हाइड्रोजन है। तो ये Cl और ये हाइड्रोजन, ये Cl और ये हाइड्रोजन रिमूव अगर आपने कर दिया तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 1 साइक्लोहेक्साइन। पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि अगर आपने यहां पे अल्काइन बना दिया तो अल्काइन में कार्बन आइटम कैसा होता है? sp की डिमांड क्या है? 180 डिग्री। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में 180 डिग्री का एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है। ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली 0% ही होगा। तो प्रोडक्ट बेसिकली यहां पे क्या होगा? किसी और जगह किसी और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन ऊपर है तो यहाँ हाइड्रोजन नीचे होना चाहिए। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन होगा। इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा, इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? साइक्लो हेक्स 1,3 डाइईन हेक्सा डाइईन। 15th पे आइए। 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अल्कोहलिक KH है और बेसिकली एक्सिस में मिलता है इस जगह पे, और एक कार्बन आइटम पे, सॉरी एडजेसेंट कार्बन आइटम पे 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं और दोनों के लिए 2 हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। तो बेसिकली एलिमिनेशन यहाँ पे 2 बार हो सकता है। अब एलिमिनेशन अगर 2 बार होगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? और यूं सोच लीजिए कि ये मैंने कोई स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज इंडिविजुअल एक ऑप्टिकल आइसोमर बना के नहीं दे रखा है। इनफैक्ट मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इस तरीके से लिखने पे जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा क्लियर होगा। CH3 CHBr CHBr CH3, इस तरीके से अगर आपको रिएक्टेंट बना के दिया जाए ना, तो बेसिकली आप ये बताइए कि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि रिएक्टेंट आपको 1 दे रखा है तो सही है, स्ट्रक्चरली रिएक्टेंट 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों कार्बन को देखिए, ये दोनों कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है। तो 2⁻², 4 से यहाँ पे कम ऑप्टिकल आइसोमर है, 3 आइसोमर होते हैं। एक यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव की 2 फॉर्म प्रेजेंट होती है, और एक मीसो होता है जिसमें Br और Br दोनों सेम साइड है। तो टोटल 3 रिएक्टेंट है एक तरीके से। जब भी इस तरीके से बना के ना दिया जाए और कोई जगह कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे रिएक्टेंट ही ज्यादा है। अब इस Br के ऑपोजिट में यहाँ पर H होगा या नहीं होगा? पक्का आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है और किसी न किसी स्टीरियो आइसोमरिक कॉन्फ़िगरेशन में Br के ऑपोजिट H होगा, इधर Br के ऑपोजिट H होगा। तो यहां जब भी इस तरीके से बना के दिया जाए, कोई वेज प्रोजेक्शन नहीं बना के दिया जाए, कोई फिशर प्रोजेक्शन बना के नहीं दिया जाए, कोई न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के नहीं दिया जाए, तब तक आप ऐसे चिंता मत करना कि सर Br के ऑपोजिट में H होगा तभी तो एलिमिनेशन होगा, और H नहीं हुआ तो एलिमिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल Br के ऑपोजिट में H आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन अलाउड होता है। किसी न किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में H और Br ऑपोजिट आ जाएंगे तो E2 एलिमिनेशन होगा। लेकिन ये जो 16th क्वेश्चन है, यहां जरूर ध्यान रखना है हमें, क्योंकि यहां पर आपको क्या बना के दे रखा है? फिशर प्रोजेक्शन।
इसका मतलब पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर आपको दे रखा है और इसमें ये जो Br है और ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट है या नहीं है, और ऑपोजिट होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। यहां पर बेसिकली एक ही स्टीरियो आइसोमर है और इसी स्टीरियो आइसोमर में एंटी एलिमिनेशन करके फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो इधर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जब तक बना के नहीं दिया जाए तब तक बहुत अच्छा है। जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं सब बना दो। तो H और Br रिमूव हो गया, H और Br रिमूव होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्काइन। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन का होता है अल्काइल हैलाइड में, क्या बोलते हैं इसको, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन। तो इससे एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है एलिमिनेशन। और एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि अगर कहीं पे डाइब्रोमाइड प्रेजेंट है तो यहाँ 2 टाइम्स एलिमिनेशन हो सकता है, 2 टाइम्स एलिमिनेशन हो सकता है, तो अल्काइन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए भी एलिमिनेशन बहुत ही अच्छा मेथड है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने में भी काफी टाइम लगेगा। अगर आप कंप्लीटली इसे सॉल्व करना चाहते हो, स्क्रैच से अगर सॉल्व करना चाहते हो, और अगर आपने कुछ पहले से याद कर रखा है उसको अगर देख के आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, तो बेसिकली 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन होगा तो अल्फा कार्बन से कौन जाएगा, Br, बीटा कार्बन से कौन जाएगा, H। फाइनली आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। लेकिन ये जो एल्कीन मिलेगा, इस एल्कीन में अब आप देखो इस कार्बन आइटम पे क्या प्रेजेंट है, PH और H। इस कार्बन आइटम पे क्या प्रेजेंट है, PH और CH3। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सिस प्रोडक्ट हमें मिलेगा या ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते क्योंकि एक स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इसको इस तरीके से नहीं बना रखा, इस तरीके से बनाया जाता ना तो मैं बोल रहा हूं कि जितने प्रोडक्ट हो सकते थे वो सारे प्रोडक्ट आप बना देते, कोई दिक्कत नहीं था। अभी एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, तो फाइनली एंटी एलिमिनेशन करने के बाद या तो सिस एल्कीन मिलेगा या ट्रांस एल्कीन मिलेगा। इसको मैं चाहूं तो स्क्रैच से भी सॉल्व कर सकता हूं, एकदम 0 से स्टार्ट करके, या चाहूं तो 5 सेकंड में आंसर लेके आ सकता हूं। तो यहां पे देख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करवाते हैं तो मीसो टाइप सेम साइड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ट्रांस एंटी सेम साइड, ये जैसे मान लो कि ट्रांस एल्कीन है, इसमें एंटी एडिशन करना है Cl2 का, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल Cl+ और न्यूक्लियोफाइल Cl- को पाई बॉन्ड के जिस कार्बन आइटम पे अटैच करना चाहते हो, दोनों कार्बन आइटम पे सेम साइड अटैच करो और फाइनली डायरेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में आंसर कैसा आता है, CH3 CH3 और क्या लगा हुआ H और H, और Cl आपको कहाँ लगाना है, सेम साइड। एंटी एडिशन के प्रोडक्ट में बना रहा हूँ और जो ओरिजिनल यहाँ पे वेस्ट डैश प्रोजेक्शन बनता है उसमें ये दोनों Cl एंटी एडिशन में ही, ये एंटी लोकेशन पे ही आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद वेस्ट डैश को मैं फिशर में कन्वर्ट करता हूँ तो फिशर एकदम ऐसा बनता है, और ये हमने पहले ही याद करके इसलिए रखा है क्योंकि टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इसका जस्ट अगर आप ऑपोजिट करना चाहते हो तो ईजिली इसका आंसर आ सकता है कि सेम साइड जो ग्रुप लीव करवाने अगर वो प्रेजेंट है और एंटी एलिमिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलना चाहिए, ट्रांस एल्कीन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिजल्ट है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच करोगे तो एलिमिनेशन का रिजल्ट है ये। तो अब यहाँ पे देख लो, जिस कार्बन आइटम से H और Br आपको रिमूव करना है, H और Br कहाँ अटैच्ड है, सेम साइड, और एंटी एलिमिनेशन होता है A2 एलिमिनेशन, तो प्रोडक्ट हमें कैसा मिलना चाहिए, ट्रांस एल्कीन। तो PH और PH के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस एल्कीन बना दिया। एक जगह CH3 प्रेजेंट है, एक जगह H प्रेजेंट है, 5 सेकंड में ये आंसर आ गया, ट्रांस एल्कीन। और यही एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। सिस एल्कीन मत बना देना क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट हमें दे रखा है, और अगर ये इस तरीके से दिया जाता तो इस केस में आप क्या करते कि यहाँ से Br जाता, इधर से H जाता, तो बीच में पाई बॉन्ड आता, पाई बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल था, तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन दोनों हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एक फिशर प्रोजेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करके नहीं दिया जाता, यहाँ पर रिएक्टेंट भी ज्यादा होते हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट बेसिकली एक ही है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। एग्जैक्टली 0 से शुरुआत करके भी इस प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं। किस तरीके से कि सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको वेस्ट डैश प्रोजेक्शन में। वेस्ट डैश प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद H और Br को एंटी में लाना पड़ेगा, एंटी में लाने के बाद एलिमिनेशन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो बताइए जो फिशर प्रोजेक्शन हम बनाते हैं ये वेस्ट डैश प्रोजेक्शन में कहां से आता है, वेस्ट डैश प्रोजेक्शन का
एक्लिप्स फॉर्म बनाना पड़ता है। हमेशा फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए, चाहे न्यूमैन प्रोजेक्शन से बना रहे हो, चाहे वेस्डेज से बना रहे हो, चाहे सोहोर से बना रहे हो, एक्लिप्स फॉर्म बनाना पड़ता है और एक्लिप्स फॉर्म बनाने के बाद ही उसे फिशर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको बनाऊंगा तो पहले तो आप इसका स्केलेटन तैयार कीजिए। स्केलेटन तैयार करने के बाद उसमें कौन सा ग्रुप कहाँ लगाना है वो लगा देंगे। ये एक्लिप्स फॉर्म है, इधर से हम देख रहे हैं। और जब भी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना होता है तो वेज और डैश के बीच में जाके ऐसे देखना पड़ता है, इस तरीके से लेट गए। अब यहाँ पे देखना, ये जो दोनों वेज पोजीशन है ये बोर्ड के बाहर आ रहा है और बोर्ड के बाहर मेरा कौन सा हैंड जा रहा है, राइट हैंड। तो राइट हैंड में बेसिकली क्या लगा हुआ है, H और CS3, तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं H और CS3। सिमिलरली लेफ्ट हैंड बोर्ड के अंदर जाएगा तो वहां कौन लगा हुआ, Br और H। और यहां से देखूंगा तो पीछे कौन नजर आएगा, ये दोनों वर्टिकल लाइन, और दोनों वर्टिकल लाइन बेसिकली यहां पे अटैच करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, PH और PH। तो ये आपने एक्लिप्स फॉर्म में बेसिकली क्या बना लिया, वेस्डेज प्रोजेक्शन। अब वेस्डेज प्रोजेक्शन में आप देखिए ये Br और H दोनों अभी तो सेम साइड है और कार्बन कार्बन में बीच में कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है। तो बेसिकली एक काइरल कार्बन को पकड़ के रोटेट कर दो। कब तक रोटेट करो, जब तक कि कार्बन 1 और कार्बन 2 दैट मीन्स अल्फा और बीटा कार्बन पे Br और H एंटी में नहीं आ जाते। जब एंटी में आ जाएंगे उसके बाद एलिमिनेट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें आप देखना कि ट्रांस एल्कीन ही मेजर मिलेगा। सिमिलरली हम चाहें तो इसको न्यूमैन में बना सकते हैं और न्यूमैन में बनाने के बाद एंटी एलिमिनेशन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से नजर आता है। न्यूमैन में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो दोनों काइरल कार्बन इनको पकड़ के से चिपका दो और यहां फ्रंट से हम देख रहे हैं। अगेन एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिशर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। ये इसके पीछे है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, सॉरी फिशर फॉर्म है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। पीएच के जस्ट ऑपोजिट में पीएच है, Br के जस्ट पीछे H है और H के जस्ट पीछे CS3 है। अब क्या करना है, Br इस साइड है तो यहां पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए बीटा कार्बन का। तो बेसिकली कितना रोटेट करना पड़ेगा, 180। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, रोटेट करने से कोई दिक्कत आती नहीं है। रोटेट करने से जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इसको आप रोटेट कीजिए, हाँ फ्रंट जो कार्बन है वो एग्जैक्टली सेम रखेंगे हम। इसको रोटेट किया तो हाइड्रोजन इधर आ गया, PH इधर आ गया, CS3 इधर आ गया। अब फाइनली अल्कोहलिक KOH एक्ट करेगा और एंटी एलिमिनेशन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से H एंटी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एलिमिनेट किया तो PH और PH कहाँ आ रहा है, अपोजिट। तो फाइनली आप देख लो PH और PH के रेस्पेक्ट में ट्रांस एल्कीन हमें मिल गया। तो इतनी सारी रामायण करने के बाद भी वही आंसर मिला। और अगर हम चाहते हैं तो 5 सेकंड में भी आंसर दे सकते थे। किस तरीके से कि सेम साइड एलिमिनेशन वाले ग्रुप प्रेजेंट है। एलिमिनेशन वाले ग्रुप कौन है, H और Br। अगर ये सेम साइड प्रेजेंट है तो इनको एलिमिनेट करने के बाद, और एलिमिनेशन कैसा है, टू एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो सेम साइड में एंटी एलिमिनेशन करते तो फाइनली प्रोडक्ट हमें कैसा मिलता है, ट्रांस एल्कीन। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये जो सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अच्छे से देख लेना कि कभी भी अगर आपको इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में दिया जाए तो फिशर प्रोजेक्शन इज नॉट अ ट्रू प्रोजेक्शन। उससे आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि कौन किसके एक साइड प्रेजेंट है, कौन किसके ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, कौन सा एटम प्लेन में है, कौन सा एटम प्लेन के बाहर है, कौन सा एटम प्लेन के अंदर है। वो तो एक 2D प्रोजेक्शन है और वो 2D प्रोजेक्शन केवल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जल्दी से मॉलिक्यूल को बना सकें। लेकिन कभी भी इस तरीके से एंटी एलिमिनेशन करना है या फिर एंटी एडिशन करना है, कोई भी रिएक्शन आपको करना है, तो फाइनली अगर आपको स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाना है, एकदम जीरो से प्रोडक्ट बनाना है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना है, तो एक ऐसा प्रोजेक्शन तैयार करो जिसमें सारे के सारे एटम्स की लोकेशन आपको अच्छे से दिखाई दे। 3D प्रोजेक्शन में वर्क करना होता है और 3D प्रोजेक्शन अपने पास कौन सा होता है, वेस्डेज प्रोजेक्शन। तो मैंने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, वेस्डेज में। वेस्डेज में कन्वर्ट करने के बाद चाहता तो मैं यहीं से आंसर निकाल सकता हूँ। क्या करना पड़ता, बस एक काइरल कार्बन को रोटेट करते, रोटेट करने के बाद Br के ऑपोजिट में H को लाना होता, H और Br को रिमूव करने के बाद फाइनली जो एल्कीन का शक्ल दिखता, उसी एल्कीन की शक्ल को मैं यहाँ पे बना देता, फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल जाता। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि इसको न्यूमैन में कन्वर्ट किया, क्योंकि न्यूमैन में कन्वर्ट करने के बाद एंटी एलिमिनेशन के प्रोडक्ट और आसानी से नजर आते हैं।
तो फाइनली न्यूमैन में या फिर वेस्डेज प्रोजेक्शन में ही एंटी एलिमिनेशन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में एक तरीके से 2D प्रोजेक्शन है और टेट्राहाइड्रल कार्बन 2D नहीं होता है, नॉन प्लेनर होता है, 3D में उसको दिखाना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, अल्कोहलिक KOH है तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमें पता है, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथीन, और इधर भी क्या मिलेगा, इथीन, लेकिन हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटीरियम लगा हुआ है। अब ए में और बी में रेट ज्यादा कहां होगा, तो जब E2 एलिमिनेशन होता है तो E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप में होता है, बेस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है, और यहां पे किसको रिमूव करेगा, ड्यूटीरियम को। हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड है और कार्बन ड्यूटीरियम का जो बॉन्ड है, इजीली कौन सा ब्रेक होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं रेट के बारे में कमेंट कर सकता हूं।